नमस्कार। आज कक्षा 7 का गृह विज्ञान का पाठ 5 गृह परिचर्या का पार्ट 2 करा रही हूँ। थर्मामीटर शरीर के तापमान को मापने वाले यंत्र को थर्मामीटर कहते हैं। यह एक शीशे की नली होती है। इसके एक सिरे पर बल्ब जैसा होता है जिसमें पारा भरा होता है। शीशे की नली पर 85 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक निशान लगे होते हैं। प्रत्येक डिग्री को एक लंबी काली रेखा द्वारा दिखाया गया है, जैसा कि आप नीचे चित्र में देख सकते हैं। हर छोटी रेखा 0.2 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होती है। थर्मामीटर में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के तीर द्वारा दर्शाया जाता है, जो कि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है। तो इसमें शरीर जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आजकल बाजार में ऐसे थर्मामीटर भी मिलते हैं जो रोगी का तापमान अंकों द्वारा लिखा हुआ जिनमें आता है। थर्मामीटर लगाने की विधि। मुंह में थर्मामीटर लगाकर ताप मापना। मुंह में कीटाणुनाशक औषधि थर्मामीटर को कीटाणुनाशक औषधि द्वारा धोकर पारे को 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे कर दिया जाता है। फिर रोगी के जीभ के नीचे रखकर उसको मुंह बंद करने के लिए कहें। थर्मामीटर को उसके ऊपर लिखे हुए समय से दुगने समय तक लगाते हैं। थर्मामीटर को निकालकर ताप देखते हैं तथा थर्मामीटर को धोकर फिर रख देते हैं। इसमें ध्यान रखने की बातें हैं कि बच्चे और बेहोश व्यक्ति के मुंह में थर्मामीटर नहीं लगाया जाता। मानसिक रूप से जो अस्वस्थ हो उसके भी मुंह में थर्मामीटर नहीं लगाया जाता। ठंडा या गर्म खाने के तुरंत बाद भी थर्मामीटर नहीं लगाते और नहाने के तुरंत बाद भी थर्मामीटर नहीं लगाते। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। अब बगल या जांघ में थर्मामीटर लगाकर ताप मापना। पहले बगल या जांघ को पोंछकर थर्मामीटर को इस प्रकार लगाते हैं कि थर्मामीटर त्वचा के साथ स्पर्श करता है। बाँह को छाती के आर पार इस प्रकार रखें कि थर्मामीटर हिलने न पाए। थर्मामीटर को उस पर लिखे हुए समय के दुगने समय तक लगाते हैं। तापमान नोट करके थर्मामीटर धोकर रख लेते हैं। बगल और जांघ में मुंह की अपेक्षा ताप आधा डिग्री कम होता है। अब ताप लिखना। रोगी का तापक्रम ठीक ठीक देखकर जिस कागज पर दर्शाते हैं उसे तापक्रम चार्ट कहते हैं। ये बाजार से बनाए मिलते हैं तथा ग्राफ कागज पर घर में भी बनाए जा सकते हैं। इसके द्वारा रोगी के शरीर का ताप डॉक्टर को ठीक ठीक बताया जा सकता है। इस चार्ट द्वारा रोगी के शरीर का ताप डॉक्टर को ठीक ठीक बताया जा सकता है। दिए गए चित्र के अनुसार शरीर के ताप का चार्ट तैयार किया जाता है। उसके ऊपर के खानों को प्रातःकाल व सायंकाल या समय तथा नीचे के खानों को तिथि और बाईं और डिब्बियों में ताप लिखा जाता है। ताप को चार्ट में इस प्रकार लिखा जाता है। यदि 1 मार्च को ताप 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो ताप के चार्ट में प्रातःकाल के खाने में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के आगे बिंदु लगा देते हैं। इसी प्रकार यदि सायंकाल का तापमान है तो 101.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सायंकाल के खाने में 101.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के सामने बिंदु लगा देते हैं। इसी प्रकार एक दिन से एक सप्ताह तक का चार्ट तैयार कर सकते हैं और फिर इन बिंदुओं को मिला देते हैं। यदि ग्राफ कागज मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो उदाहरण के लिए दिए गए चार्ट के अनुसार घर में भी रोगी का ताप चार्ट आसानी से बना सकते हैं। अब है सेक। रोगी की दशा कभी सुधर जाती है, कभी बिगड़ जाती है। कई बार लोगों का तापमान बढ़ जाता है, कभी कभी सर्दी लगने लगती है या कभी दर्द होने लगता है। इन विभिन्न परिस्थितियों में या तो ठंडी सेक या गर्म सेक का प्रयोग किया जाता है। अब ठंडी सेक क्या है? इसका उपयोग रक्त के बहाव को रोकने के लिए, सूजन, दर्द और तेज बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। ठंडी सेक 2 प्रकार से होती है, बर्फ़ की थैली से और ठंडी पट्टी से। अब बर्फ़ की थैली से कैसी होती है? बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों को पानी में धोकर थैली को 2/3 भर देते हैं और उसमें 1 चाय के चम्मच नमक डाल देते हैं, जिससे बर्फ़ शीघ्र न पिघले। फिर थैली से हवा निकाल कर उसमें ढक्कन लगा देते हैं। थैली को बाहर से पोंछकर फलालेन के कपड़े में लपेटकर रोगी को सेकने के लिए दे देते हैं। यदि बर्फ़ पिघल जाए तो पानी निकाल दें और बर्फ़ डाल दें। बुखार कम होने पर इसका प्रयोग बंद कर दें। अब ठंडी पट्टी द्वारा। इसके लिए एक मुलायम कपड़े के 2 टुकड़े कर लें, फिर बर्फ़ वाले पानी में डाल देते हैं। फिर एक कपड़े को निचोड़कर रोगी के माथे पर रखते हैं। उसके गर्म हो जाने पर दूसरे टुकड़े को निचोड़कर रख देते हैं और थोड़े थोड़े समय बाद पानी को बदलते रहना चाहिए। पानी में 2-3 बूंदें यूडिक्लोन की भी डाल देते हैं। इससे रोगी को ठंडक और ताजगी मिलती है। अब इसके ध्यान योग्य बात कि ठंडी सेक का प्रयोग करने से पहले रोगी का टेम्परेचर या तापमान जाँच कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब है गर्म सेक। इसका प्रयोग शरीर के किसी हिस्से में दर्द, रक्त के बहाव को तेज करने, ये ध्यान रहे, ठंडी सेक होती है रक्त के बहाव को कम करने के लिए और गर्म सेक होती है रक्त के बहाव को तेज करने के लिए।
तो गर्म सेक का प्रयोग किसी हिस्से में दर्द, रक्त के बहाव को तेज करने, सूजन को दूर करने और शरीर में गर्मी पहुंचाने के लिए की जाती है। गर्म सेक निम्नलिखित विधियों से होती है: गर्म पानी द्वारा, रबड़ की थैली द्वारा या कांच की बोतल द्वारा, ईंट द्वारा, रुई द्वारा, रेत की थैली या नमक द्वारा, और रोटी द्वारा या विद्युत सेक। गर्म पानी द्वारा। रबड़ की थैली को मेज के किनारे के साथ टिकाकर एक कीप द्वारा गर्म पानी से 2/3 भरें। उबलता हुआ पानी नहीं होना चाहिए, इसके लिए थैली अगर हम उबलता हुआ पानी डालेंगे तो वो गल या फट जाएगी, इसलिए भाप निकाल कर फिर ढक्कन बंद कर दें। यदि भाप रह जाती है तो भी थैली फटने का डर रहता है। थैली को उल्टा करके देख ले कि पानी टपक तो नहीं रहा। थैली को तौलिए और फलालेन में लपेटें, जिससे रोगी की त्वचा सीधी से न जले और सिकाई मिलती रहे। तौलिए या फलालेन में लपेटने से पानी अधिक समय तक गर्म रहता है। अब कांच की बोतल में थोड़ा सा गर्म पानी डालकर हिला लें, जिससे बोतल न फटे। तब गर्म पानी भरकर निकाल दें, फिर पेंच वाला ढक्कन कस दें। कॉर्क नहीं लगाना चाहिए क्योंकि यह भाप से उड़ सकता है, इसलिए इसे भी तौलिए और फलालेन में लपेटकर इसका प्रयोग करें। अब ईंट के द्वारा सेक। ईंट को गर्म मोटे कपड़े में लपेटकर प्रयोग में की जाती है। रुई के द्वारा। कोमल अंगों के लिए रुई पुराने या नरम कपड़े को गर्म करके प्रयोग किया जाता है। इसका मुख्यतः आँखों की सेक के लिए रुई का प्रयोग किया जाता है। रेत या नमक द्वारा सेक। रेत या नमक को थैली में डालकर गर्म सेक की जाती है। फिर रोटी द्वारा। आटे की मोटी सी रोटी पकाकर उसे कपड़े में लपेटकर सेका जाता है। फिर विद्युत सेक। बाजार से उपलब्ध विद्युत सेक यंत्र द्वारा भी गर्म सेक की जाती है। छूत के अधिकतर रोगाणुओं द्वारा फैलते हैं, इसलिए रोगाणुओं को नष्ट करना आवश्यक है। छूत के रोग जो हैं वो रोगाणुओं से फैलते हैं, इसलिए रोगाणुओं को नष्ट करना जरूरी है। जिन पदार्थों पर रोगाणुओं को नष्ट किया जाता है उन्हें विसंक्रामक या रोगाणुनाशक औषधियाँ कहते हैं। उदाहरण के लिए चूना, DDT, फिनाइल, पोटाशियम परमंगनेट आदि। तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो एक से दूसरे को लग जाती हैं या संक्रामक होती हैं, तो ऐसे में हमें वस्तुओं को साफ़ करने की ज़रूरत होती है ताकि दूसरे को बीमारी ना लगे। तो उसके लिए कौन कौन सी रोगाणुनाशक औषधियाँ हैं, उसमें पहली है चूना। कच्चे तथा भुने हुए चूने का रोगी के थूक, कफ, मल आदि को विसंक्रमित करने प्रयोग किया जाता है। चूने का प्रयोग शौचालय, कूड़ाघर, नालियों आदि में भी किया जाता है। अब DDT एक बहुत ही प्रचलित रोगाणुनाशक औषधि है। चूर्ण यह सफ़ेद रंग का होता है। इसका प्रयोग नालियों और शौचालयों में किया जाता है। दूसरा, यह तरल पदार्थ के रूप में भी होता है। तरल घोल या प्रयोग मक्खी, मच्छर, खटमल, दीमक आदि को मारने के लिए किया जाता है। अंधेरे स्थानों में भी इसका छिड़काव किया जाता है, जिसमें घरेलू कीड़े नष्ट हो जाएं। नेक्स्ट है फिनाइल। यह एक शक्तिशाली रोगाणुनाशक औषधि है। यह भूरे रंग का घोल होता है और पानी में डालने पर इसका रंग सफ़ेद हो जाता है। यह रोगाणुओं को मारता है और दुर्गंध को भी दूर करता है। इसी नालियों में शौचालय, शैया पात्र या थूकदान में डालते हैं। रोगी के वस्त्रों और बिस्तर को भी रोगाणु रहित करने के लिए अधिकतर अस्पतालों में इसे प्रयोग किया जाता है। यह फर्श पोंछने के भी काम आता है। नेक्स्ट है पोटाशियम परमैंगनेट। यह भी एक रोगाणुनाशक औषधि है। यह लाल दवा के नाम से विख्यात है। इसके कण जामुनी रंग के होते हैं और पानी में आसानी से घुल जाते हैं। इसके घोल को गरारे करने, मुंह साफ करने, हैजे के दिनों में फल और सब्जियां धोने, घाव को साफ करने में इसका प्रयोग होता है तथा विषैले जंतुओं के काटने पर भी इसका प्रयोग होता है। यह एक अच्छी व सस्ती रोगाणुनाशक औषधि है। अब इसके प्रश्न और अभ्यास आप कर लें। प्रश्न और अभ्यास के भी फोटो आपके साथ सामने हैं। धन्यवाद।